ठीक है। अनिकेत स्नैपशॉट ले लिया? ओके, सिन्हा आई बिलीव आपने भी स्नैपशॉट ले लिया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और मैं अब इनके डाउट्स पे आता हूँ। सो कन्हैया के डाउट से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14। हाँ प्रत्युष, और इसके अलावा प्रीति का डाउट है क्वेश्चन नंबर 12, तो 7, 12, 14 और प्रत्युष का 15, 17। तो 7 से शुरू करते हैं। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 7? Okay, so we need to evaluate the product of 3a vector minus 5b vector dot 2a vector plus 7b vector. तो कन्हैया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बेसिकली एक पॉइंट के आगे मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लो सबसे पहले मैं इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर आएगा, उसके बाद प्लस 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर आएगा, फिर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर आएगा, एंड लास्टली माइनस 5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी वो फॉर्म में आ गए कि ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, वो लिख दिया हमने चार टर्म्स। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पहला टर्म और लास्ट टर्म, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो यहाँ इनके बीच का तो एंगल 0 होगा। तो इस केस में जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, वेर ए इज द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 5 35 एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपको मिल गया यहाँ पे बी स्क्वायर। अभी बीच वाले जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, बीच में यहाँ पे 7 3 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और आगे है 5 2 10 माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब कल कुछ प्रॉपर्टीज थी, डिस्कस किए थे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो अगले स्टेप में ये जो 10 बी डॉट ए लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो 10 ए डॉट बी। ठीक है, 10 ए डॉट बी लिख सकते हो, जिसके कारण अगले स्टेप में आपका जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर में आपको मिलेगा 6 ए स्क्वायर, फिर 21 माइनस 10 प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड लास्ट में माइनस 35 बी स्क्वायर। हम इसके आगे प्रोसीड इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि और मुझे ए वेक्टर या बी वेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और क्वेश्चन ने भी आपको बस इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने दिया था, बस जितना हो सके सिंप्लीफाई करने के लिए दिया था। ठीक है कन्हैया, क्लियर है क्या? कन्हैया चेक करो, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना कि क्वेश्चन ने भी इवैल्यूएट द प्रोडक्ट दिया है, तो क्वेश्चन आपको ए और बी के बारे में तो हम कुछ एजम्पशन करके हम वैल्यू पुट करके इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जहां तक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाए वहां तक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। जैसे हम लोग पहला टर्म और लास्ट टर्म में प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाए क्योंकि दोनों सेम वेक्टर था तो एंगल 0 था। बट अब यहाँ पे जहां ए डॉट बी दिख रहा है या जहां पे बी डॉट ए दिख रहा है, हमें उनके बीच का तो एंगल पता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रीति का डाउट था 12th में। ओके प्रीति सुनो, क्वेश्चन ने सबसे पहले दिया है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में तो एंगल कितना है, 0 एंगल है, सेम वेक्टर है ये तो। तो इन दिस केस cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो मतलब हमको क्या मिला,
ए स्क्वायर का वैल्यू 0 मिला, और ए स्क्वायर का वैल्यू 0 मिलने का मतलब क्या हुआ, ए 0 हुआ। और अगर ए 0 है मतलब एक प्रोडक्ट एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इस केस में ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 0 वेक्टर। ठीक है, ये बन गया आपका 0 वेक्टर। तो ये पहला इंफॉर्मेशन से मैं ये लिख सकता हूं। फिर सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 0। अब इसमें हमको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारा ए वेक्टर एक 0 वेक्टर है, ए वेक्टर एक 0 वेक्टर है। तो आप बताओ, तो फिर क्या हमको बी के लिए कुछ सोचने की जरूरत है? आप बी चाहे कुछ भी रखोगे, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी अगर मान लो आप फॉर्मूला लिखते हो सबसे पहले, तो आपका फॉर्मूला आएगा ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे तो थीटा डिफाइन नहीं है, और उससे भी पहले ये ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, ए की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो इन दिस केस क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो मैं ये कह सकता हूं बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, मतलब मान लो आपने लिखा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, या आप इसको चेंज कर रहे हो, मैटर नहीं करता। बी खुद भी एक 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर कुछ भी रखोगे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली 0 आएगी, सिंस वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर। ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 14 है कन्हैया का डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ ईदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कन्हैया आइदर क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं ना आइदर a और b, तो उस केस में वो दोनों में से एक एक चीज तो होती ही होती है, दोनों नहीं होने वाला चांस नहीं होता। ठीक है, आइदर ए और बी मतलब दोनों में से एक तो होता ही होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर ए और बी इज अ 0 वेक्टर, तो उन केस में उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आता है। ट्रू, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी वेक्टर 0 होगा तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये कह रहा है लेकिन उल्टा हमेशा सही हो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर दोनों में से एक वेक्टर 0 आया, आप उसके बाद प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, आप उसके बाद मतलब हमको पहले दोनों में से एक वेक्टर के बारे में पता है कि वो 0 वेक्टर है, हम उसके बाद उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तब वो प्रोडक्ट 0 आएगा, ये कह रहा है। अब रिवर्स का मतलब क्या हुआ, रिवर्स का मतलब हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, और अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि या तो ए 0 है या बी 0 है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो इस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास तीन क्वांटिटीज या तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं फिलहाल, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक cos थीटा दिख रहा है। अब तीन चीज का प्रोडक्ट कर रहे हो, कोई भी एक 0 हो जाएगा, हमारा नेट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा उस केस में। ठीक है, अब क्योंकि हम ए को भी 0 नहीं रखना चाहते हैं अभी, हम बी को भी 0 नहीं रखना चाहते हैं अभी, तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा? अगर हम कन्वर्स को हम दिखाना चाहते हैं कि कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है, तो आप ए को 0 नहीं रखोगे, आप बी को 0 नहीं रखोगे, तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा? इकलौता ऑप्शन बचा cos थीटा की वैल्यू 0। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फिर पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और अगर ये cos थीटा 0 चाहते हैं हम, और थीटा डॉट प्रोडक्ट में 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे ये थीटा कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये कहोगे कि अगर a एक नॉन जीरो वेक्टर है, b एक नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो उस केस में उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 आएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आप अपने मन से, मान लो मैं एक ए वेक्टर लिख रहा हूं, सिंपल सा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब मैं इसी के, मैं अब बी वेक्टर इस तरीके से लिखूंगा कि वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आए। तो अगर मैंने ए वेक्टर को आई प्लस जे लिखा हुआ है, तो मैं बी वेक्टर को आई माइनस जे कर सकता हूं, बी वेक्टर को आई माइनस जे कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा और जे डॉट माइनस जे आपका -1 आ जाएगा, तो 1 - 1 वहां पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लियर, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, लॉजिक समझ में आया? मतलब यहाँ पे आपको थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमको शो करना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा सिंस वी वांट द कन्वर्स not to be true, so a cannot be 0, b cannot be 0, so we are left with only one condition, which is cos theta is equal to 0, and if cos theta is equal to 0, then theta has to be 90 degrees. It means the two vectors a vector and b vector, if they're non-zero vector, so in that case they need to have an angle of 90 degrees in between, only then we can say that दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। अनिकेत -169 ये क्या चीज है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कहीं मैंने डाउट है क्या कुछ? नहीं सर, क्वेश्चन 1 का आंसर है ये 1 जो आप दिए हैं क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, वो जो मैंने दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, सर मेरी थोड़ी सी सेकंड का चेक कर भी लो, है आंसर -169 आएगा। सर, मेरा दूसरे का भी आ गया है। वो चैट में लिखो, बोलो मत। सर बहुत बड़ा है, कैसे लिखें? बहुत बड़ा है, तो आप तो एक्सपर्ट हो यार ये सब लिखने में क्लास के बीच में तो खूब करते हो। कोशिश करते हैं सर। करो ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब प्रत्युष के डाउट्स 15 एंड 17, ठीक है। इस बीच में और किसी का कोई डाउट बचा है क्या? जहां तक मुझे याद है कन्हैया ने 7 एंड 14 था पूछा, प्रीति ने 12 पूछा था और किसी ने डाउट्स नहीं पूछे थे, और प्रत्युष ने 15 एंड 17 पूछा था। अदनान, कोई क्वेश्चन नंबर है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है? एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपने कुछ पूछा भी नहीं, क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए हो आप? ओके प्रत्युष, देखो आई नीड टू फाइंड आउट, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर गिवन 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, तो हमको एंगल ABC फाइंड आउट करना है, और एंगल ABC हमको बता भी दिया क्या है, इट्स द एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड वेक्टर BC। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर ट्रायंगल है और उसमें हमको एंगल भी बताना है तो BA और BC के बीच में ही होगा। तो हमको इस एंगल के बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको BA वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप बताओ सबसे पहले कि क्या आप BA वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो? हमारे पास पोजीशन वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करो, तो BA वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इनफैक्ट अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप वो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप का कॉन्सेप्ट लगाओ और BA वेक्टर लिख सकते हैं। 8 मैसेजेस आए, पक्का 5 ये प्रत्युष किया होगा। अच्छा नहीं, अनिकेत ने लिख दिया है अनिकेत सही है, देखो इतनी जल्दी लिख दिए।
मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप ये जरूर करोगे। अच्छा हो जाएगा प्रत्युष अब। हाँ बस देखो, बी ए वेक्टर कैलकुलेट कर लिया हमने आई जे के और के टर्म्स में, बीसी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया आपने आई जे और के टर्म्स में, ठीक है। अब क्योंकि हम इनके बीच का एंगल निकालना चाहते हैं जिसको मान लेते हैं थीटा, तो क्योंकि हम बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो उनका मॉडुलस कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, राइट। ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप एक तो फॉर्मूला लगाओगे बी ए इंटू बी सी कॉस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में है, तो वहीं पे आई डॉट आई वन और आई डॉट जे आई डॉट के इज इक्वल टू 0 लगाकर आप राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो, तो वहां पे उस इक्वेशन में एक वेरिएबल बचेगा विच इज थीटा। ओके चलो ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 17 में हमको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमको शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 वेक्टर जो दिए हुए हैं उसको एबीसी, ये सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं फिलहाल, तो एक को ए वेक्टर मान लो, एक को ए पॉइंट मानो, एक को बी मानो और एक को सी मानो। फिर आप अगला स्टेप क्या करोगे, या देखो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, हम शो करते थे ना कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दो साइड्स के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा उसको ऐड करोगे तो तीसरे साइड के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही अप्रोच रहेगा, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, अभी तो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बी ही 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे बी, ए आपको पता है, बी आपको पता है, सी आपको पता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ए बी वेक्टर कैलकुलेट करोगे, ए सी वेक्टर कैलकुलेट करोगे एंड बी सी वेक्टर कैलकुलेट करोगे। जब आपने तीनों वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए उसके बाद अब ये समझ सकते हो कि तीनों वेक्टर जो है वो आई जे के मतलब अपने प्रॉपर कंपोनेंट फॉर्म में आएंगे, कंपोनेंट फॉर्म में आएंगे, तो हम यहाँ पे फिर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे एंड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे। मैग्नीट्यूड जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आई थिंक आपको वहीं पे दिख जाएगा किसी दो का स्क्वायर का एडिशन तीसरे के बराबर होगा, वो पता चल जाएगा तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल जाता है, हाइपोटेन्यूज पता चल जाता है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो और अगर मान लो थोड़ा सा अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा लिखना चाहते हो जो आप हमेशा लिखते हो, तो फिर आप हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दोनों साइड्स के डॉट प्रोडक्ट को दिखा कैलकुलेट कर लेना, वो 0 आ जाएगा। हाँ पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगेगा ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो, लेकिन अगर मुझे ये 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मुझे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर करके देखो, बट दिस इज द सिंपल अप्रोच, ठीक है। तो इसी के साथ जिन जिन लोगों ने डाउट्स अपने पूछे थे वो सारे डाउट्स तो हो गए सॉल्व। हर्ष एक डाउट तो पूछे नहीं हो, बताओ क्या सौरभ सर को। सर एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 बता दीजिए। कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या, हाँ या ना। जी सर थी। तो कल के क्लास में अनिकेत ने एग्जाम्पल नंबर 20 ही पूछा था। सर ध्यान नहीं दिए होंगे उस टाइम। आप सोचो आपने क्लास के 5-8 मिनट 7-8 मिनट का तो डिस्कशन था, 7-8 मिनट आपने ध्यान नहीं दिया। ओके सबसे पहले गाइस सबको अपने बुक में नोट कर लो, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं बोर्ड्स में, ठीक है। एक तो आपको दिख ही रहा है साइड में नाम दिया हुआ है कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, और दूसरा है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो आपने क्लास 9 ट्रायंगल्स में भी पढ़ा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज था जहां बोला जाता है कि एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का जो समेशन होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो एग्जांपल नंबर 20 में उसी चीज को लिया गया है,
ऊपर जो है वो दिखा रहा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे और डॉट प्रोडक्ट का मॉड लोगे, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअल मॉड का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो मेन चीज आपको दिक्कत हो रही होगी मिली इसको समझने में, सिक्सटीन बताता हूं अभी फिर। देखिए बस इतने जहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक तो ये तो क्लियर है भाई कि ये इक्वालिटी कब होगा, ये इक्वालिटी सिर्फ तभी होल्ड करेगा जब या तो ए वेक्टर खुद जीरो है या बी वेक्टर खुद जीरो है। इतने में ही इसका प्रूफ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे पहला लाइन जो लिखा है मिली, द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली व्हेन ईदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, दोनों साइड ही प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम, राइट। लेकिन जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो है, दोनों ही नॉन जीरो है, तो आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा एक्सप्रेशन है फिलहाल वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, राइट, जिसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यार, हर चीज में मॉड लगा हुआ है वैसे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां मॉड, इधर भी मॉड लगा रहे हैं, अपॉन यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। इसके आगे इनइक्वालिटी कैसे आई ये समझने में दिक्कत हो रही है, राइट मिली, यहां तक ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी देखो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, cos थीटा की वैल्यू लाई करती है 1 से, -1 से हाँ -1 से 1, ठीक है। 1. तो cos थीटा का वैल्यू अगर -1 से 1 लाई कर रहा है तो मॉड ऑफ cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। जब हम मॉड ले रहे होते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इस केस में आपका जो मॉड ऑफ cos थीटा होगा वो आपका जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता। अब मान लो जैसे वहां पे आपका -0.8 होगा, उसका मॉड लोगे तो +0.8 बन जाएगा, -1 अगर होगा उसका मॉड लोगे तो +1 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ cos थीटा जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से कम या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, इससे नहीं हो सकता। सो इन दिस केस अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, और हम इसको करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, हमें प्रूव करना है दैट डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। जस्ट आई विल टेक इट टू द व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा। सो उसका अगर मैं छोटा सा प्रूफ का बात करूं, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है आपका ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ठीक है, ये रहा। अब क्योंकि हम चाहते हैं वहां पे मॉड आए,
अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन, तो क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्रेशन था यहाँ पे मॉड, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, वी आर गोइंग टू टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसीलिए अब नीचे क्या है कि नीचे ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, तो दोबारा मॉड लगा के आप उसमें कोई फायदा नहीं करने वाले। नाउ दिस वैल्यू, जैसे अभी बताए कॉस थीटा के बारे में कि कॉस थीटा लाइज, कॉस थीटा का जो मॉड होगा, कॉस थीटा का जो मॉड होगा ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या फिर आप बेसिकली ये कह सकते हो कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एक्सप्रेशन है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, कॉस थीटा वाला टर्म को हटाना चाहते हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये 1 विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये स्टेप समझ में आया, क्योंकि यहीं पे पूरा खेल होगा। आपको देखो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो या तो मतलब उसके बारे में बात करें तो वो या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है, या तो वो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। सो ये वाली वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटा है तो इन दैट केस, इधर गलती कर रहा हूँ, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ तो रहा हूँ। Now since this is less than equal to 1, so this should also be what, less than equal to 1। अब अगर ये less than equal to 1 होगा तो in that case the denominator should be either equal to the जो denominator होगा वो या तो न्यूमरेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा हो, तभी जाकर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। इज दिस क्लियर नाउ? अब इस तरीके से देख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा, तो हमारा राइट हैंड साइड भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए। तो अगर हमारा राइट हैंड साइड भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो इन दैट केस जो हमारा न्यूमरेटर होगा, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो या तो डिनोमिनेटर के बराबर रहेगा या फिर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। आ रहा है। तो अब न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है हमारा a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉडुलस और डिनोमिनेटर है हमारा a वेक्टर का मॉडुलस डॉट b वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ बस इस लाइन पे हमने यही, यहाँ इस स्टेप तक तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ तक तो हमारा सिंपल फॉर्मूला गया है। उसके बाद हमें दो लाइंस लिखनी है। पहला लाइन कि मॉड ऑफ cos थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड को भी लेस देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा।
अब अगर एक फ्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इन दैट केस हमारा जो न्यूमरेटर होगा दैट विल बी इक्वल और लेस देन द डिनोमिनेटर, और फिर न्यूमरेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है, बस आई थिंक यहीं पे ये डन, ये वाला क्वेश्चन। इसके आगे तो और कुछ प्रूफ आपको नहीं दिखाना है, राइट? पूरा सोच जो था वो किसके ऊपर था? cos थीटा के ऊपर था। cos थीटा का मॉड एक इनइक्वालिटी लेकर आता है। cos थीटा का मॉड एक इनइक्वालिटी लेकर आता है, मतलब वो कहता है कि वो वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है। तो यहीं से हमको इनइक्वालिटी का साइन को यूज करना था, इनइक्वालिटी का लॉजिक यहीं से उठाकर जो क्वेश्चन में हमको इनइक्वालिटी कॉची स्क्वायर से इनइक्वालिटी प्रूव करना था वो हमने किया। ठीक है, अच्छा दोनों का बताओ। पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, ये देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है -169, इसका आंसर है -169, जो कि आई बिलीव सबका आ चुका है। और सेकंड वाले का आंसर, एक काम करता हूं, अनिकेत ने मैसेज भेजा ही था, उसको कॉपी करके सबके चैट में डाल देता हूं। मेहनत किया है, सबको देखे ना कितना अच्छे से लिखा है। तो सेकंड वाले का आंसर आपके चैट बॉक्स में है। चलो अब आते हैं एग्जांपल नंबर 20 पे, राइट? 20 वाला अगेन यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन उठाया विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब स्क्वायर कैलकुलेट करते, कल के भी कुछ क्वेश्चन में हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया था वेक्टर्स का, और बताया था मैंने आपको कि जब वेक्टर्स का हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो उसके इसमें हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और वही डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, तो यहाँ तक तो हमने सिंपल वो किया। फिर ए डॉट बी वेक्टर और बी डॉट ए वेक्टर, यहाँ ये कम्यूटेटिव होते हैं तो इनकी वैल्यू सेम रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया +2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, +2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब नाउ यहाँ पे जो जो ये इनइक्वालिटी का साइन आया वो कैसे आया, देखो इस स्टेप और इस स्टेप को ध्यान से देखना, क्या कहाँ पे चेंज आया। पहला टर्म तो वही लिखा हुआ है, दूसरा टर्म भी पहला टर्म वही लिखा हुआ है और तीसरा टर्म भी वही लिखा हुआ है। और इधर यूज किया है, जानते हो क्या? अभी जो ऊपर हमने प्रूफ किया ना, अभी ऊपर जो चीज प्रूफ किए उसी को यहाँ पे लिखा है इन्होंने। जो हमने ऊपर प्रूफ किया है उस एक्सप्रेशन को यहाँ नीचे लिखा हुआ है कहने के लिए। ठीक है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन देख लो, ये है ना, इसी को यहाँ पे यूज किया गया है। एक तो वो लॉजिक से आप लिख सकते थे, दूसरा जो मैंने कल अनिकेत को बताया था वो ये बताया था कि हम जब भी कोई भी एक नंबर लो x, मान लो x पॉजिटिव है, तो उसका मॉड भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और सेम होगा। जो नंबर डाले थे मॉड में भी वही निकल कर आएगा। अगर आपने x को 0 रखा है तो उस केस में आपका मॉड x भी क्या होगा? 0 ही होगा। और अगर आपने x को नेगेटिव डाला है, अगर आपने x को यहाँ पे रखा है नेगेटिव, तो उस केस में आपका मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस सिंपल सी चीज से हमें यही पता चलता है कि जो हमारा मॉड x होता है वो जो इनपुट गया है उस इनपुट से या तो हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है। इक्वल कब होता है? जब इनपुट जा रहा है 0 या एक पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर कब होता है? जब इनपुट जा रहा है एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, जब इनपुट जा रहा है एक नेगेटिव नंबर। सो इसको x की जगह पे अगर हम
मॉड एक्स डालते हैं, एक्स की जगह पे अगर हम मॉड एक्स डालते हैं तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू में चेंज ला रहे हैं थोड़ा सा। किस तरीके की चेंज ला रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मिनट बस, ये बता के क्वेश्चन दे रहा हूं, सबको दूंगा भी, ठीक है। अब मॉड एक्स मिली क्या है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो अगर ऊपर एक्स लिखा हुआ है और नीचे हम मॉड एक्स लिख रहे हैं तो हमारा जो नया एक्सप्रेशन होगा वो नया एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन, देखो पहले क्या था, एक काम करते हैं, लेट मी टेक दिस पार्ट हियर। जो पार्ट से हमें ध्यान रखना है वो ये रहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर या मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, राइट, ये पोजीशन था। अब मैं कह रहा हूं इसके बाद इनइक्वालिटी का साइन कैसे लेकर आए, इनइक्वालिटी का साइन कैसे लेकर आए। सो जो लॉजिक है वो यही रखा गया है कि मॉड एक्स जो होगा, mod x will be always greater than equal to x. So now if you look at this part, इसके जगह पे हम लाना चाहते हैं मॉड। अच्छा, मॉड क्यों लाना चाहते हैं? ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर में बन जाए। आप ये समझ सकते हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर में कब बनेगा? सबसे पहले जब ये हम इस फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए तो आप समझ सकते हो कि ये इट्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम मॉड लाना चाहते हैं और मॉड लाने के लिए हम इस लॉजिक को यूज कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इसकी बात करते हैं, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। एंड इफ आई एम यूजिंग मॉड इन इट्स प्लेस, सो अगर मैं मॉड लेकर आ रहा हूं इसकी जगहों पे, तो मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव वाला सिनेरियो, आप समझ सकते हो कि मैं नेगेटिव वाला सिनेरियो हटा चुका हूं, क्योंकि अब ये जो होगा ये या तो 0 रहेगा, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो मैंने एक्सप्रेशन में क्या किया, मैंने जो मैंने नया एक्सप्रेशन लिखा है वो नया एक्सप्रेशन मेरा पुराना एक्सप्रेशन से या तो इक्वल रहेगा या बड़ा रहेगा, कभी भी छोटा नहीं रहेगा, राइट। ठीक से देखो ये वाला पार्ट, 1 मिनट। ओके, तो प्लीज सिर्फ चेक करो कि यहाँ पे अंतर कहाँ आ रहा है। मॉड क्यों लिखना चाहता हूँ वो तो मैंने बता दिया कि मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं ताकि मेरा इनइक्वालिटी प्रूव हो, ठीक है। और अब जो मैंने मॉड लाया, मॉड लाने के कारण समझो मिली कि नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना, नेगेटिव वाला पार्ट हट चुका है। तो अब जो मेरा नया एक्सप्रेशन होगा उसमें ये इसके कंपैरिजन में, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों वेक्टर का जो मॉड होगा, ठीक है, दोनों वेक्टर का जो मॉड होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यस और नो? खुद सोचो, ये तो लॉजिकल चीज है ना कि दोनों वेक्टर का अगर हम मॉड कैलकुलेट करते हैं तो वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से तो हमेशा इक्वल या बड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाला सिनेरियो मॉड से हट जा रहा है। तो अगर मैंने ये नया एक्सप्रेशन लिखा है, जिस नए एक्सप्रेशन में ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये वाला जो है मॉड वाला, ये ऊपर वाले का या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। बड़ा कब होगा? जब cos थीटा नेगेटिव है,
तो ऊपर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली चीज तब भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और बराबर कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए क्योंकि मैंने ये चेंज किया है, तो इस चेंज करने के कारण मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा जो नया एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन। और मेरा प्रीवियस एक्सप्रेशन इसके बराबर था, मेरा प्रीवियस एक्सप्रेशन था ये राइट हैंड साइड वाला, जो कि इसके बराबर था। तो अब मैंने ये वाली चीज इस मॉड वाले के, इनफैक्ट इफ यू आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन तक क्लियर है। मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज ऑलवेज ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करोगे, तो कहने के लिए ये तो इसके साथ कट जाता, फिर ये इसके साथ कट जाता, 2 भी कट जाता, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं मिली, कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये किसके इक्वल है, ऊपर देखो, ये किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है ना। तो इसीलिए अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा, ओके। वो एक्सप्लेनेशन लिख देना कि सिंस मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, सो देयरफॉर सिर्फ राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिखना, और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में हम क्या चेंज कर रहे हैं मॉड वाला वो लिखना, और दिखाना कि ये तो हमेशा इससे बड़ा होगा, और फिर अगले स्टेप में वो मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ले आना, ठीक है। चलो, हो गया डन। सो वी स्टिल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं अभी, मैं कुछ पास्ट क्वेश्चंस और देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट हम कल शुरू करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे। इफ a vector is equal to I minus j plus 7k, I minus j plus 7k cap, and b vector is equal to 5 minus j plus lambda k, 5 I cap minus j cap plus lambda k cap, then find the value of lambda, so that
A vector plus B vector and A vector minus B vector are perpendicular. ठीक है, चलो ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। जरूर हर्ष मुझे याद करा देना, वैसे मैं बोल चुका हूँ, वो कर चुका होगा, लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, एवरीवन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। तब तक मैं और एक क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूँ। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो प्रत्युष ने सॉल्व कर लिया है। प्रत्युष आंसर गलत है। एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए अभी उस टाइप के क्वेश्चंस दे नहीं सकता। बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मतलब बाकी सारे एनसीईआरटी लेवल के ही हैं, सिमिलर क्वेश्चंस एकदम। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मिली वेरी गुड। थोड़ी सी गलती है बस, जो नंबर लिखे वही नंबर होगा, लेकिन साइन और भी आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ये दोनों क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन क्लास का लास्ट दो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दोनों पास्ट के क्वेश्चन थे, मेक श्योर कि आपको वो सॉल्व करना आता हो।
चलो ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन। फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 4 यूनिट्स। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर 4 यूनिट का है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। प्रत्युष नाउ योर आंसर इज करेक्ट। सिन्हा मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन साइन में थोड़ी सी गलती कर रहे हो, साइन मिस कर रहे हो, प्लस माइनस। प्लस माइनस दोनों होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा जो थोड़े से हट के क्वेश्चंस है ना, मतलब इसके वेक्टर्स के पास्ट के क्वेश्चंस, वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट पे ज्यादा है। ओके, रोशन सही है, वेरी गुड। पवनेश सही है आंसर, वेरी गुड। हर्ष सही आंसर, वेरी गुड। चलो, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो, आंसर बताओ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो और बताओ। अमाम, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, होमवर्क? अमाम, सिद्दीक, रजा, होमवर्क सॉल्व किए थे? अब अमाम रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। अदनान, जो आपने आंसर लिखा है 2 का, 1 का आंसर सबसे पहले बताओ यार। 1 तो बहुत पहले लिखा हुआ था। बाकी 2 का आंसर आपने सही लिखा है अदनान, ठीक है। 2 का आंसर सही लिखा है। अभिषेक थोड़ी सी गलती कर रहे हो। अनिकेत सही आंसर। अमाम, पहला एक्सरसाइज तो मैंने 2 क्लास पहले दिया था। कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो नहीं किए हो ना, इसी तरीके से पीछे हो जाओगे। सिन्हा वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। हाँ अभिषेक अब सही है, कन्हैया सही है, मिली सही है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। कौन बचा है अभी तक जिसने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं दिया है? ऑलमोस्ट सब लोगों ने दे दिया है। ऋतिक, कोई आंसर नहीं आया आपके एंड से? प्रीति कुमारी, अदिति राज वेरी गुड। फर्स्ट में फंस रहे हो अनिकेत। रुको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो सीधा एडिशन कर सकते हैं। तो 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट लगा के 7 प्लस लैम्डा लिखना है, ठीक है। 7 प्लस लैम्डा के कैप। तो उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब करेंगे आप, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे आपका वो प्लस जे कैप हो जाएगा। सॉरी, -1 ना, ये तो -2 हो जाएगा आपका, -2 जे कैप। अरे यार क्या, -2 0, ये तो 0 जे कैप हो जाएगा। और फिर 7 माइनस लैम्डा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, कैलकुलेशन एरर था, ठीक है। पवनेश सेकंड का आंसर सही है, प्रत्युष सेकंड का आंसर सही है। कन्हैया छोड़ो, भरोसा कर रहा हूँ सब पे अभी। हाँ रोशन सही है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है आपका +-5। इधर हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट किया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट किया, और क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा का वैल्यू बताइए अगर ये परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू बताइए अगर परपेंडिकुलर है। तो आप इधर क्या करोगे, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसको आपको इक्वल टू 0 करना है। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट आप परफॉर्म करोगे यहाँ पे, तो आई वाला ही देखना है कहीं ना कहीं, तो ये -24 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 + लैम्डा इंटू 7 - लैम्डा, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25, क्योंकि 49 माइनस 24 25 है, माइनस लैम्डा स्क्वायर को राइट साइड भेजे, तो लैम्डा स्क्वायर 25 आया, तो यहाँ से आपका जो लैम्डा आएगा दैट विल बी +-5। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो लैम्डा का वैल्यू 5 है। अब आप सोचो, ये छोटी सी गलती के कारण आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है, आपने सब कुछ सही किया, लास्ट स्टेप में भी सही किया, बस एक माइनस साइन नहीं लगाने के कारण आधा नंबर चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन दिस, तो सेकेंड क्वेश्चन का बस छोटा सा चीज लिख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, तो आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है बी वेक्टर के ऊपर, तो इसलिए नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब क्योंकि हमको ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और प्रोजेक्शन की वैल्यू दी हुई है 4, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये होगा आपका 4 इज इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाला ही, आई इंटू आई वाला देखेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, उसके बाद बी वाला देखोगे तो 6 आएगा, और के वाला देखोगे तो आपका 4 इंटू 3 12 आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा इसका b का मॉडुलस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 40 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 49 का रूट लोगे तो वो आ गया 7, तो यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ 7 4 = 28 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 18, और यहाँ से 2 लैम्डा का वैल्यू 10 आएगा और लैम्डा का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर, भरोसा वो सारे लोगों का आंसर, अभी मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन है तो सबका आंसर सही आ रहा है, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आंसर मंगवाइए, सब नेट से कॉपी कर रहे हैं, इनफैक्ट 2 स्टूडेंट ने बोला, मैंने उन्हीं को बोला कि भरोसा कर रहा हूँ कि सब खुद से करके बता रहे हैं। नहीं अनिकेत, कोई जरूरत नहीं है यार, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने टाइम दिया है, अब लोगों का आंसर आ रहा है तो उतना ट्रस्ट मुझे करना पड़ेगा, और अगर इसके बाद भी कोई ये सोच रहा है कि अच्छा सर ने लास्ट क्वेश्चन बोला है, जल्दी से इसका आंसर बताते हैं और निकलते हैं, अगर कोई इस सोच से है तो फिर ठीक है, खुद से कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नेट से कर रहा है तो ये अपनी लॉस कर रहा है, मैं कितना पीछे जाऊंगा। सर जो करते हैं उन्हीं का इतना दिमाग चलता है। अनिकेत पे तो मेरे को भरोसा है खुद कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका आया नहीं तो लिखा भी कि सर पता नहीं क्यों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया गाइस, आप में से कुछ लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, तो सिंपल सा सजेशन होगा कि आप इसे आज के आज कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैथ्स में कोई होमवर्क है नहीं, और कल के दिन में हम वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, परसों संडे के दिन जो डीएसएस होगा उसमें आपके टेस्ट के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, और मैंने क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई है तो मैं प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन उसके बाद सुनील सर का एक रखवा दूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ
एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स को हैंडल करूंगा, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान करके चलना सब कुछ। प्रत्युष, संडे को जेई फुल टेस्ट है ये मेरे को नहीं पता, अगर सौरभ या सुनील सर ने आपको इन्फॉर्म किया है तो आई थिंक हो सकता है, बट मुझे नहीं पता, मेरे से अभी बात हुई नहीं है किसी की भी, ठीक है। सौरभ सर ने अगर कल क्लास में बोल दिया था तब होगा, ओके, तब होगा। क्लियर है गाइस? तो कोई होमवर्क नहीं है, डॉट प्रोडक्ट को खत्म करो, कल हम वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे एंड संडे का डीएसएस के लिए एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल के डाउट्स मैं लूंगा। तो आज आपके पास टाइम है थोड़ा सा एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल के क्वेश्चंस के ऊपर मेहनत करने का, ठीक है। इस वीक दो चैप्टर्स लेकर चलो, नेक्स्ट वीक प्रोबेबिलिटी का मैं सुनील सर का एक डीएसएस भी लगवा दूंगा, ऑफलाइन डीएसएस आके आप कर सकोगे, ओके। हाँ प्रत्युष, 12:30 जो ऑफलाइन डीएसएस है सुनील सर का है, वो उसमें वो जो आपको असाइनमेंट दिए थे ना, उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे हाई लेवल वाले। टाटा टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।